नमस्ते बच्चों। अभी तक की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आपका कोर्स कम होगा 30% या नहीं होगा। आज वस्तु स्थिति क्लियर हो गई। आज स्कूल की मीटिंग में प्राचार्य महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपका कोई भी कोर्स जो है वो कंप्लीट 30% कम नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए। माने आपको 15 और 3 18 19 20 21 22 23 24 पार्ट है और ये 24 लेसन जो है तो दो लेसन जो है उनमें से आपका 15 नंबर का टेस्ट होगा। अब टेस्ट होगा तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये 2 पार्ट जो हुए वो टीचर्स तो आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि पुस्तक की कठिन भाषा जो है उसको सरलतम करके आपको समझाया जाता है, लेकिन यहां पर आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपको भी स्वयं पुस्तक जो है आपके पास उसका बारीकी से अध्ययन करना है, पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा से पेपर आएंगे। आपको एक ऐप जो है वो हम सूचना में बताएंगे, उसको डाउनलोड करना है। कैसे करना है उसको डाउनलोड, उसका मैसेज आपको आ जाए और वो जब डाउनलोड आप कर लेंगे तो आप बोर्ड के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपके एंड्रॉइड मोबाइल में ही प्रश्न पत्र आएगा और कोई भी टीचर का प्रश्न पत्र बनाया हुआ आपके मोबाइल में आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि एक आपको टेस्ट कॉपी जो है हर विषय की अलग अलग बना लेनी है। माने पूरा कोर्स जो होगा आपका वो उसके टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 3 नंबर वाले 10 प्रश्न 30 नंबर के, 4 नंबर वाले 10 प्रश्न 40 नंबर के, ऐसे 100 नंबर का हर बार आपको टेस्ट देना है और वो कॉपी लाके आपको स्कूल में जमा करनी है। उसका वैल्यूएशन होगा, उस पे नंबर मिलेंगे और बोर्ड में आपके नंबर पहुंचाए जाएंगे। और फिर उसके बाद माने 70% स्कूल आपने सूचना पढ़ी ली होगी और 30% बोर्ड के प्रश्न माने वार्षिक परीक्षा में। तो इस तरीके से आप ये ध्यान दें कि अब ये हो गया है कि जो विद्यार्थी जितना ज्यादा पुस्तक पढ़ेगा और उसको बहुत अच्छे से समझेगा, टीचर द्वारा बताए गए मार्ग के हिसाब से वो चलेगा, वो विद्यार्थी उतने अधिक अंक लेगा। अब आपको घर में हल करने के लिए दिया जा रहा है तो ये मानकर चलिए कि आप वो घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे और आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपने पुस्तक पढ़ी है, अध्याय पढ़ा है, तो आपको झट समझ में जाएगा कि यार इसमें ये पूछा जा रहा है, लाभ पूछे जा रहे हैं या इसमें दोष पूछे जा रहे हैं, क्या लिखना है हमको, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए आप कि पूरे वर्ष मैंने सितंबर से लेके मार्च तक के जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में आप जुट जाइए। पहले जैसे होता था कि साल भर नहीं पढ़ते थे और आखिरी के 1-1.5 महीने में पढ़ के पास हो जाते थे, अब वो नहीं रहेंगे। आपका हर 15 रोज में टेस्ट हो रहा है, माने आपको अपडेट रहना पड़ेगा और अपडेट रहते हुए आपको माने आपकी हर 15 दिन में वार्षिक परीक्षा हो रही है मानकर चलिए।
तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। पाठ्य सामग्री आपको मिलती चली जाएगी। अभी व्यवसाय अध्ययन में तो अपन बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। 3 अध्याय, तीसरा अध्याय अपना पूर्ण होते चला आ रहा। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए आप तैयार हैं। अकाउंटेंसी में हम काफी पीछे हैं, तो अकाउंटेंसी के वीडियोस जो हैं आपको अब ज्यादा से ज्यादा आएंगे। मैंने बही खाते के बारे में आपको समझाया था। इसके बाद लेखांकन क्या होता है, इसका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया था। अब आप देखिए कि लेखांकन की विशेषताएं क्या है। तो इसकी प्रथम विशेषता दी गई है वित्तीय व्यवहार का निर्धारण, मौद्रिक व्यवहार का निर्धारण, ऐसा भी हो सकता है। तो लेखांकन में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसे कौन से वित्तीय व्यवहार हैं, माने मुद्रा के रूप में जो व्यक्त किए जा सकते हो, उन्हें ही हमें अपनी बही खाता की बुक में लिखना है। जैसे आपने माल परचेज करके लाया, चाहे उधार लाया हो या नगद लाया हो, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप माप सकते हैं ना उसे कि इतने रुपए का उधार लाया या इतने रुपए का नगद लाया, इतने रुपए का उधार बेचा या नगद बेचा, फर्नीचर इतने रुपए का लाया। तो ये घटनाएं कैसी हुई? मौद्रिक घटनाएं। अब कुछ और मौद्रिक घटनाएं भी होती, लेकिन उनका संबंध व्यवसाय से होता है। जैसे आपकी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने वाले मैनेजर, उसने इस्तीफा दे दिया या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसका इफेक्ट तो व्यवसाय में पड़ रहा है, लेकिन हम उसे मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते। तो इतना लंबा चौड़ा बताने की बजाय आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि लेखांकन प्रक्रिया में सर्वप्रथम मौद्रिक व्यवहारों का निर्धारण किया जाता है, अर्थात ऐसे व्यवहार जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उन्हें ही शामिल किया जाता है, और जिन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता उन्हें शामिल नहीं किया जाता। पुस्तक में विस्तृत दिया हुआ है, उसे आप पढ़िएगा। अब लिखना केवल इतना है। नंबर 2 आता है लेखा करना। अब भैया हमने मौद्रिक व्यवहार कौन कौन से हो रहे हैं इसका अभी निर्धारण कर लिया। अब निर्धारण कर लेने के बाद आता है लेखा करना। तो हम अपनी पुस्तक में, बही खाते की पुस्तक में, उन व्यवहारों को व्यवस्थित क्रम में दिनांकवार प्रतिदिन नोट करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। उसे जनरल भी कहा जाता है, सहायक बहियां भी कहा जाता है, उनमें भी नोट किया जाता है। उस पर चर्चा आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। तो आपको यहां पर बताना है कि मौद्रिक व्यवहारों का अभी निर्धारण करने के बाद उन मौद्रिक व्यवहारों को हम अपनी बही खाते की पुस्तक में जनरल या रोजनामचे में क्रमबद्ध और नियम अनुसार उतारते चले जाते हैं। नंबर 3 आता है वर्गीकरण। अब मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि हमारे बिजनेस में अनेकों खाते बनाने पड़ेंगे। हम फर्नीचर खाता हमें अलग मेंटेन करना पड़ेगा, राम मोहन सोहन का खाता अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, रोकड़ खाता, मशीन खाता ये अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, क्रय विक्रय खाता अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने जो जनरल में लिख लिया है, अब उसमें से छटाई का कार्य करके अलग अलग खातों में उन व्यवहारों को ट्रांसफर करते हैं। तो इसी काम को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आता है सारांश निकालना। देखिए, जितना बड़ा बिजनेस आपका होगा, पता लग रहा है जनरल की जो बुक आपने बनाई रोजनामचे की, वो 10 रजिस्टर मोटे मोटे भर गए। फिर आपने
वर्गीकरण किया, अलग अलग खाते बनाए। मान लीजिए आपके 100 खाते बने बिजनेस के, उन 100 खातों में छटाई करके अलग अलग आपने लिखा, तो उसका भी एक मोटा रजिस्टर बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये विस्तृत व्यवहार जो है, इनका सारांश निकाला जाता है। तो इसमें आपको यही लिखना है कि लेखांकन में बही खाते में लेखा करने के उपरांत वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करने के उपरांत सभी खातों के शेष निकाल के उसका सारांश तलपट के रूप में निकाल दिया जाता है। माने रिजल्ट निकाल के रख लिया जाता है कि हमने साल भर में टोटल कितना माल परचेस किया, वो खाते से पता लगेगा। हम साल भर में हमने कितना माल बेचा, राम मोहन सोहन से हमको कितने रुपए उधार लेने हैं, या हरी श्याम को हमें कितने पैसे चुकाने हैं, ये पता हमें काहे से लगे? सारांश तलपट को देखेंगे हम तो पता लग जाए। इसके बाद आता है विश्लेषण एवं व्याख्या। विश्लेषण एवं व्याख्या में यह बताया गया है कि जो आपने सारांश निकाल लिया है, उसकी सहायता से आप अपने बिजनेस में लाभ और हानि की गणना करते हैं कि हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ में चिट्ठा बनाया जाता है। ये नया शब्द आ गया, 11वीं कक्षा के बच्चों ने पहली बार जिंदगी में सुना होगा। तो चिट्ठा क्या होता है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। चिट्ठा बनाया जाता है, उसमें एक तरफ संपत्ति लिखी जाती है, एक तरफ दायित्व लिखा जाता है। तो वो चिट्ठा का निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें आपको यही लिखना है विश्लेषण एवं व्याख्या में कि लेखांकन के कार्य में सारांश बना लेने के बाद लाभ हानि खाता एवं चिट्ठे का निर्माण किया जाता है। संप्रेषण 5वां पॉइंट दिया हुआ है। संप्रेषण माने पहुंचाना। अब देखिए, बड़े स्तर के व्यापार होते हैं तो उसमें अकाउंटेंट काम करते हैं, उनका काम होता है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको करना पड़ेगा। ये जब आप सीख जाओगे तो आपको करोगे अकाउंटेंट का काम। तो आपने लाभ हानि खाता बना लिया, चिट्ठा बना लिया, तो आपको अपने जो स्वामी है, मालिक है, उनको ये बही खाते का रिजल्ट जो है वो आपको उनको संप्रेषित करना पड़ेगा प्रशासन को, सरकार को भी संप्रेषित करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टैक्स का निर्धारण होता है। बैंक आपको कर्जा देती है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा, तभी तो कर्जा मिलेगा आपको। यदि आपकी फार्म या उद्योग लगातार लाभ में चल रहा है तो बैंक से लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसमें आप क्या बताएंगे संप्रेषण में कि लेखांकन प्रक्रिया में निष्कर्ष निकाल लेने के बाद उस निष्कर्ष की जांच हेतु वे निष्कर्ष प्रबंधक माने मालिक वर्ग, बैंक, ऋणदाता जो आपको ऋण देते हैं, इन सभी को ये सूचनाएं संप्रेषित की जाती है, पहुंचाई जाती है, ताकि आपको आसानी से व्यापार में सहायता प्राप्त होती रहे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमने लेखांकन की विशेषताएं देखी। अब हम इसके बाद लेखांकन के उद्देश्य देखेंगे। 5 उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला उद्देश्य दिया हुआ है, अब देखिए उद्देश्य का मतलब क्या होता है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे आप 11th कॉमर्स लिए हैं तो इसका एक उद्देश्य है कि हमें पूरी अकाउंटेंसी सीखना है, फिर टैली सीखना है, और टैली से भी अच्छे वर्जन की अकाउंटेंसी सीखना है। आगे चल के हमें अकाउंटेंट बनना है, या चार्टर्स अकाउंटेंट हमको बनना है, या सीएस कंपनी सेक्रेटरी हमको बनना है।
आगे ये पढ़ाइयां, ये रास्ते खुलेंगे आपके लिए। तो आपका एक उद्देश्य है ना, आपने परीक्षा माने आपने विषय लिया है, तो आपका कोई मोटिव होगा ना, उद्देश्य होगा ना, तभी तो आपने ये विषय लिया। तो उसी तरीके से लेखांकन जो है, इसके भी उद्देश्य है कि एक व्यापारी पूरी लेखांकन की प्रक्रिया क्यों अपनाता है। एक व्यापारी पूरी लेखांकन की प्रक्रिया इसलिए अपनाता है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ, लाभ हानि ज्ञात करना। पूरे वर्ष भर व्यापारी द्वारा जो व्यापारिक क्रियाएं संचालित की जाती है, उसका रिजल्ट या निष्कर्ष लाभ हानि के माध्यम से ही, लाभ हानि खाते के माध्यम से ही ज्ञात होता है। और यह लाभ हानि खाता लेखांकन के द्वारा किया जाता है। ये लिखना है। नंबर 2, व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान। लेखांकन से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है या कमजोर है। यदि आपके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है और दायित्व माने मार्केट में जो चुकाना है वो 2 ही लाख रुपए चुकाना है, तो 10 लाख की संपत्ति यदि आप बेच दोगे, 2 लाख रुपए कर्जा चुका दोगे, तो आपके पास फिर भी कितना बच गया? 8 लाख। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहलाएगी? सुदृढ़ कहलाएगी। तो यहां पर ये मैंने आपको सरल करके बताया। यहां पर आपको ये बताना है कि लेखांकन की सहायता से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है और इसी आर्थिक स्थिति के अनुसार बैंक हुए, ऋणदाता हुए, ये हमें ऋण देते हैं। शेयर मार्केट में भी हमारे शेयर तभी बिकेंगे जब हमारी कंपनी अच्छा लाभ कमाए। ये लिखना। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा। देखिए, लेखांकन जो है उसमें पहले ही बता दिया गया है, पहले से नियम बना दिए गए हैं। उन नियमों का अनुपालन करते हुए व्यवस्थित लेखा करते हैं ताकि सही समय पर सही सूचना कम से कम समय में आपको प्राप्त हो जाए। ये लिखना है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक माने कानूनी। देखिए, सरकार ने नियम बनाए, कंपनी अधिनियम बनाया हुआ है, साझेदारी अधिनियम बनाया, कंपनी के लिए कानून अलग बनाया हुआ है, साझेदारी के लिए कानून अलग बनाया हुआ है, इनकम टैक्स आयकर के लिए कानून अलग बना हुआ है, जीएसटी के लिए कानून अलग बना हुआ है। तो इन कानूनों के अनुसार लेखांकन करना अनिवार्य होता है। ठीक है। इसके बाद अगला आप लेंगे वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि हर व्यापारी यदि लेखांकन प्रक्रिया अपनाता है और सरकार के पास इनकम टैक्स विभाग से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, कंपनी के डिपार्टमेंट, कंपनी रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट से, साझेदारी रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट से, ये सारी सूचनाएं सरकार के पास उपलब्ध हो जाती है बड़ी आसानी से। और यह संभव लेखांकन के कारण ही होता है। इस तरीके से हमने देखे लेखांकन के लाभ। अगले वीडियो में बेटा मैं आपको बही खाता और लेखांकन में अंतर बताऊंगा। मैंने जो बात आपको कही है पढ़ाई के विषय में, इस पर विशेष तौर पर आप गंभीर हो जाइए और जो मैं पाठ आपको अध्याय जो पढ़ा रहा हूँ, इन अध्यायों को अच्छे से समझिए। मैं इसमें इन अध्यायों में कठिन भाषा लिखी हुई है पुस्तक में, उसे अत्यंत सरल करके आपको बता रहा हूं ताकि जब आप पुस्तक पढ़ें तो पुस्तक की हर बात आपके समझ में आए। धन्यवाद। आप अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे।